हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जी सेंट्रिक। पिछले लेक्चर्स में हमने एंटेना डिस्कस किया था। एंटेना के कुछ पैरामीटर्स हमने कवर कर लिए थे पिछले लेक्चर और इससे पिछले लेक्चर में हमने कुछ रेडिएशन, फार फील्ड, नियर फील्ड ये सब समझे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स क्या होंगे रेडिएटेड फील्ड्स में। तो उससे रिलेटेड जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चन हैं इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं उनको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है The electric field E and magnetic field H of a short dipole antenna satisfy condition। एक शॉर्ट डायपोल एंटेना, छोटा डायपोल एंटेना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड E और H जो है वो क्या कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, ये हमसे पूछा है। फर्स्ट बोला है द आर कंपोनेंट ऑफ E इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स आते थे, एक ई आर आता था कुछ, एक ई थीटा आता था, आई एम डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई एफ एप्सिलॉन आर, ऐसा करके। आपको याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ऐसे ई थीटा आता था, बिल्कुल इतना तो याद आ रहा होगा ना। ई फाई थोड़ी आता था, फाई डायरेक्शन में आता था एच फाई, इतना याद आ गया है। अगर इतना याद नहीं रह रहा तो वो फिर जो आधा घंटे का लेक्चर था उसमें इतनी सी चीज तो याद रखनी है भाई, कुछ तो पढ़ा है हमने, वो कुछ तो माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, तो आर कंपोनेंट ऑफ ई इज इक्वल टू 0 बोल रहा है तो बिल्कुल गलत बात है। हाँ, कोई बोलता है फाई कंपोनेंट ऑफ ई इज इक्वल टू 0 तो बिल्कुल ठीक है, या आर कंपोनेंट ऑफ एच इज 0 तो भी ठीक है, या थीटा कंपोनेंट ऑफ एच इज 0 तो भी ठीक है। लेकिन ये जो बोल रहा है ये गलत है, हटाइए इसको। नेक्स्ट, बोथ आर एंड थीटा कंपोनेंट ऑफ एच आर इक्वल टू 0, ये बिल्कुल ठीक बात है। आर और थीटा डायरेक्शन में एच का कोई कंपोनेंट होता है, फाई डायरेक्शन में कंपोनेंट नॉन जीरो होता है, आर और एच डायरेक्शन में 0 होता है। बी इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी सी और डी ऑप्शंस को देख लेते हैं। द थीटा कंपोनेंट ऑफ ई डोमिनेट्स द आर कंपोनेंट इन फार फील्ड रीजन। फार फील्ड रीजन कौन सा होता था? फार फील्ड रीजन ये होता था कि जब आर काफी लार्ज हो, जिससे कि 1/r डोमिनेट हो, 1/r² या 1/r³ के कंपेरिजन में ये डोमिनेट हो रहा हो 1/r से रिलेटेड कंपोनेंट। ठीक है, और जब हम ये कर रहे थे तो उस केस में याद आ रहा है कि रेडिएशन होता था, और रेडिएशन हम देखते थे कि अगर ये हमारा करंट कैरिंग एलिमेंट था, स्मॉल करंट कैरिंग एंटेना एलिमेंट था, तो अगर इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर आप देख रहे हो तो ये तो होगी थीटा डायरेक्शन, ये ई थीटा होगा, और ये होगी हमारी एच की इनवर्ड डायरेक्शन में। करंट अगर ऐसे फ्लो रहा है तो एच फाई डायरेक्शन। थीटा और फाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा डायरेक्शन में, और फाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती थी फिर आर डायरेक्शन में, ई एम वेव होता था इस डायरेक्शन में। मींस ई थीटा होता था, ई आर नहीं होता था, ई थीटा होता था, ई आर नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ई आर में 1/r वाली टर्म नहीं होती थी, एक 1/r² वाली होती थी, एक 1/r³ वाली होती थी ई आर में। तो जब आप फार फील्ड की बात करोगे तो उसमें 1/r वाली टर्म है ही नहीं कोई, तो ई आर की बजाय ई थीटा डोमिनेट होगा। तो अगर ये बोला है द थीटा कंपोनेंट ऑफ ई डोमिनेट्स द आर कंपोनेंट इन फार फील्ड रीजन, तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, मतलब सी इज करेक्ट, बी भी करेक्ट था। नेक्स्ट एक ऑप्शन और देखते हैं क्या है। द थीटा एंड फाई कंपोनेंट ऑफ एच आर ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन नियर फील्ड रीजन। भाई नियर फील्ड रीजन हो या कोई सा भी रीजन हो, एच का तो फाई कंपोनेंट होता था, थीटा तो आता ही नहीं था, तो ये तो वैसे भी गलत होगा। तो इसके बी एंड सी बोथ करेक्ट आएगा। इसका बी और सी दोनों के दोनों। पिछला जो लेक्चर था उससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में ये चीज समझी थी ना हमने। ये पूरा एक्सप्रेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हाँ नियर फील्ड में कौन कौन सी टर्म रह जाती थी, कौन से डोमिनेट होने के बाद रह जाती थी, एक्सप्रेशन में क्या कोफिशिएंट होते थे, वो सब इतना माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फार फील्ड ऑफ एन एंटेना वेरीज विद डिस्टेंस आर। फार फील्ड में कौन सा होता था? आर से रेसिप्रोकली रिलेटेड वाला रीजन होता था। तो आप बोलोगे डिस्टेंस आर से कैसे रिलेटेड होता था? 1/r। क्लियर हुआ होगा? चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए मास्ट एंटेना कंसिस्टिंग ऑफ 50 मीटर लॉन्ग वर्टिकल कंडक्टर ऑपरेट्स ओवर ए परफेक्टली कंडक्टिंग ग्राउंड प्लेन। एक परफेक्टली कंडक्टिंग ग्राउंड प्लेन है, इसके ऊपर वर्टिकल कंडक्टर है, एक 50 मीटर उसकी लेंथ है। ठीक है, ये एंटेना हो गया। इट इज बेस फेड एट ए फ्रीक्वेंसी, इसको बेस फीड कर रहे हैं, मतलब ये कुछ इस तरह से होगा ग्राउंड से कनेक्टेड, और जिस सिग्नल से फीड कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है 600 किलोहर्ट्ज। अगर फ्रीक्वेंसी 600 किलोहर्ट्ज है तो लैम्बडा हो जाएगा c/f, मीन्स 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 6 × 10⁵ ये बन जाएगा 10⁻³ मीन्स 1000/2 500 मीटर।
500 मीटर क्या हो गया, लैम्बडा हो गया। 500 मीटर लैम्बडा है और ये जो लेंथ है इसकी फिजिकल लेंथ जो कि 50 मीटर है वो है 50 मीटर। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है क्या कि ये जो लेंथ जो आ रहा है वो 500 बाय मीन्स लैम्बडा का बाई 10 कर दें उसके इक्वल है। अगर लेंथ लैम्बडा बाई 10 है मतलब बहुत स्मॉल लेंथ है, बहुत स्मॉल लेंथ है, तो ये जो फिजिकल लेंथ होगी यही इफेक्टिव लेंथ होगी। दूसरी बात, जब बहुत स्मॉल लेंथ हो तो उस केस में करंट जो फ्लो होता है वो कैसा फ्लो होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लो होता है, तो मतलब सेम होता है। तो आप रेडिएशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। आपको ये तो याद रखना ही रखना है, इसको तो भूलना ही नहीं है, 80 पाई स्क्वायर लेंथ इफेक्टिव बाय लैम्बडा का स्क्वायर। लेकिन लेंथ बहुत कम हो तो वो लेंथ हो जाती है DL, इफेक्टिव लेंथ DL होगी। बहुत कम मतलब लैम्बडा बाई 10 के इक्वल या उससे कम है, तो बहुत स्मॉल लेंथ है तो आप लेंथ की जगह जो भी ये लेंथ है DL वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये तो था जब सेंटर फेड था एंटेना। अगर बेस फेड हो एंटेना तो उस केस में इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, नीचे 40 पाई स्क्वायर और लेंथ कितना है लैम्बडा बाई 10 डिवाइड बाई लैम्बडा मीन्स 1 बाई 10 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व करने अगर तो हो जाएगा 40 पाई स्क्वायर बाय 100। 4 बाई 10 को आप कह सकते हो एक तरीके से 2 बाई 5 ऑफ पाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 बाई 5 ऑफ पाई स्क्वायर। क्लियर है? ये होता था हमारे डायपोल का और ये हमारा हाफ हो जाता था मोनोपोल के लिए, तो वही हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉर्ट वर्टिकल ग्राउंडेड एंटेना इज रिक्वायर्ड टू रेडिएट एट 1 मेगाहर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज पर रेडिएट करना है। इफेक्टिव हाइट ऑफ एंटेना इज 30 मीटर। ये यहाँ पे हाइट जो बोल रहा है वो इफेक्टिव बोल रहा है, यहाँ पर जो हाइट बोल रहा है वो फिजिकल लेंथ नहीं बोल रहा बल्कि इफेक्टिव कितना हाइट आएगा, कितनी लेंथ आएगी वो दे रखिए 30 मीटर। द रेडिएशन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा देखा, पहली बात तो ये ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड मीन्स डायपोल या मोनोपोल, मोनोपोल। ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू रेडिएट एट 1 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज की मीन्स 1 × 10⁶ हर्ट्ज की। अगर फ्रीक्वेंसी ये है तो लैम्बडा इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 10⁶ मीन्स 3 × 10⁻², 300 मीटर। ये 300 मीटर और लेंथ 30 मीटर है। लैम्बडा हमें पता चल गया, लेंथ 30 मीटर है। अच्छा, रेडिएशन रेजिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है किसके लिए, वर्टिकल ग्राउंडेड एंटेना के लिए, तो ये हो जाएगा 160 पाई स्क्वायर L इफेक्टिव बाय लैम्बडा का स्क्वायर। लेकिन इफेक्टिव लेंथ ही उसने दिया किसनी, 30 मीटर, तो हो जाएगा 160 पाई स्क्वायर 30 बाई 300 स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी बनता है ये बन जाएगा 10 1 बाई 10 स्क्वायर 160 पाई स्क्वायर बाय 100। 16 बाई 10 मतलब ये हो जाएगा 8 बाई 5 पाई स्क्वायर। पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये राइज हो सकता है किसी के माइंड में कि इसमें और उसमें एक्सप्रेशन अलग अलग क्यों यूज में ले लिया, उसमें अलग से इसलिए यूज में ले लिया क्योंकि वह लेंथ ये दी हुई थी, हम ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ दी हुई है, ये लेंथ लैम्बडा बाई 10 के इक्वल एक्चुअल में फिजिकल लेंथ हो सकता है कुछ अलग हो, इफेक्टिव लेंथ जो बन के आ रही है वो है। तो जब हमें ये फिजिकल लेंथ दी होती और फिर हमें इफेक्टिव फाइंड करना होता तो हम देखते फिजिकल लेंथ लैम्बडा बाई 10 के इक्वल या उससे कम तो नहीं है, फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन हमें इफेक्टिव लेंथ दे रखी है मतलब फिजिकल लेंथ कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। याद रहोगे ना, इफेक्टिव लेंथ होती थी L/2 आ जाती थी, आधी क्या जाती थी अगर हमारा लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो क्या पता एक्चुअल लेंथ 60 मीटर रही हो तो ये फिर 30 मीटर बन के आई हो। डाउट ये आ सकता है कि ये भी तो बाई 10 बन करके आ रही है तो ये एक्सप्रेशन क्यों नहीं अप्लाई किया, तो समझ में आ गया होगा। हो सकता है एक्चुअल लेंथ जो आ रही हो वो 30 का डबल वाली आ रही हो, 60 मीटर दे रखी हो, इफेक्टिवली जो लेंथ बनी है वो 30 मीटर बन रही है। चलिए क्लियर होगा, और क्वेश्चन देखते हैं रेडिएशन रेजिस्टेंस से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए शॉर्ट करंट एलिमेंट हैज लेंथ 0.3 लैम्बडा। ये फिजिकल लेंथ है, उसने इफेक्टिव लेंथ नहीं बोला, इसका मतलब फिजिकल लेंथ है। बट ये फिजिकल लेंथ समझ में आ रही है, लैम्बडा बाई 10 मीन्स 0.1 लैम्बडा से भी काफ़ी कम है, इसलिए फिजिकल लेंथ ही इफेक्टिव लेंथ भी होगी। जब लेंथ लैम्बडा बाई 10 या उससे कम हो जाता है तो फिर क्योंकि करंट जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो इफेक्टिव लेंथ भी सेम यही होगी।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस एज्यूमिंग यूनिफॉर्म करंट एलिमेंट, उसने बोल भी दिया, देखो एज्यूमिंग यूनिफॉर्म करंट एलिमेंट। अब जब तक हमें कुछ नहीं बोले तो फिर हम सेंटर फेड मीन्स डायपोल लेकर के चलेंगे, या तो बोलता बेस फेड है या बोलता ग्राउंडेड है, अर्थ है दूसरी साइड में, अर्थ है इसका मतलब, तब तो हम मोनोपोल कंसीडर करते हैं। लेकिन जब ऐसा है तो फिर हम डायपोल कंसीडर करेंगे, और डायपोल के लिए रेडिएशन रेजिस्टेंस होता था 80 पाई स्क्वायर, लेंथ इफेक्टिव लेंथ है 0.03 लैम्बडा बाय लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, अब हमें फ्रीक्वेंसी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लेंथ हमें जो भी लैम्बडा होगा उसके फॉर्म में दे रखिए, तो लैम्बडा वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, हमें रेडिएशन रेजिस्टेंस आ जाएगा 80 पाई स्क्वायर और 0.03 का स्क्वायर करेंगे, देन दैट विल बी 0.0009। इसको सॉल्व करके देख लेना है, रिजल्ट कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके देख लेना क्या वैल्यू आ रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ करंट एट बेस ऑफ एन अर्थ एंटेना। अब देखिए यहाँ पर बोल दिया इसने अर्थ एंटेना, अर्थ एंटेना का मतलब होगा दूसरा जो साइड होगा वो ग्राउंड से, अर्थ से कनेक्टेड होगा, अर्थेड होगा, ग्राउंडेड होगा, मतलब हम बोले तो इस 20 एम्पियर आरएमएस जो करंट आ रहा होगा जो इस पे फीड हो रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू दे रखी है 20 एम्पियर एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 1 मेगाहर्ट्ज 10⁻⁶ हर्ट्ज। इफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज साइनोसोडल, देखिएगा आप क्वेश्चन में बोला है करंट डिस्ट्रीब्यूशन साइनोसोडल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस, रेडिएशन रेजिस्टेंस फाइंड करना है इस केस में। ये अब अर्थ एंटेना है, इसका मतलब क्या होगी, लेंथ हमें दे नहीं रखी, लेंथ दे रखी है क्या, अच्छा ये दे रखी है, इफ हाइट ऑफ एंटेना इज 30 मीटर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन होगा 160 पाई स्क्वायर, जो ये लेंथ दे रखी है, लेंथ इफेक्टिव डिवाइड बाय ये लेंथ नहीं, इसकी इफेक्टिव हो गया लैम्बडा का स्क्वायर। अब इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, साइनोसोडल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इफेक्टिव लेंथ हमने समझा था साइनोसोडल के केस में आता था जो फिजिकल लेंथ होता था मल्टीप्लाई बाय 2/पाई हो जाता था। फिजिकल लेंथ हमें दे रखा है 30 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 2/पाई हो जाएगा, मीन 60/पाई हो जाएगी। चलिए, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 160 पाई स्क्वायर, एल इफेक्टिव इज 60/पाई, और लैम्बडा के लिए हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो लैम्बडा कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्बडा इक्वल हो जाएगा C/F 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 10⁶ मीन्स 300 स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 160 पाई स्क्वायर, यहाँ से पाई स्क्वायर आएगा, अच्छा यहाँ आप कैंसिल आउट करके 1/5 कह सकते हो, 1/5 का स्क्वायर तो 25 आ जाएगा, पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 160 डिवाइड बाई 25 जो भी रिजल्टेंट वैल्यू बनती है वही रिजल्ट आ जाएगा। मैं एक बार दोनों को कैलकुलेट करके और मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, आप क्रॉस चेक और कर लेना, अगर कहीं पे कोई मिस्टेक कर दी हो मैंने तो वो और देख लेना। जनरल फॉर्मूले जो थे ये हमारा सेंटर फेड के लिए होता था, ये हमारा बेस फेड के लिए होता था। इफेक्टिव लेंथ जो है वो हमने साइनोसोडल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अप्लाई कर दी, यहाँ पर यूनिफॉर्म के लिए जो टोटल लेंथ थी वही अप्लाई कर दी हमने सीधे। ठीक है, एक बार देखना इसका रिजल्ट क्या बन के आता है, मैं एक बार बना रहा हूँ। तो ये वैल्यूज बन के आ रही हैं 0.7106 ओम इस केस में, और इसमें 6.4 ओम। अच्छा, इस क्वेश्चन में रेडिएशन रेजिस्टेंस के साथ साथ हमसे ऑल्सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेडिएटेड पावर भी कैलकुलेट करने के लिए बोला था। रेडिएटेड पावर रेडिएटेड रेजिस्टेंस ऐसे होती है ना, I0² ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस, लेकिन ये I0 पीक वैल्यू होती है, ये IRMS का स्क्वायर ही तो होती थी, है ना। तो IRMS दे रखी है हमें यहाँ पे, तो 20 का स्क्वायर इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस हमने 6.1 कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ से रेडिएटेड पावर आ जाएगी टोटल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2560 वॉट आएगी, या किलो में आप 2.56 किलो वॉट ऐसा कह सकते हो। इतना पावर रेडिएट कर रहा होगा ये एंटेना हमारा। चलिए, यहाँ पर हमने जो अभी तक पैरामीटर्स डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं इससे पिछले लेक्चर में, और उससे भी पिछले लेक्चर में जो सब चीज़ें हमने कवर की थी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। अब ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे और आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे उनके बेस बनाने के भी काम में आएंगे। मतलब क्वेश्चन बड़ा होगा, छोटा पार्ट उसका रेडिएशन रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है, जैसे एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो, हमें एंटेना एफिशिएंसी आता होगा ना आपको, वो पैरामीटर्स कैलकुलेट करना हो। अब उनसे छोटे मोटे क्वेश्चंस करने से पहले हम और आगे के क्या पैरामीटर्स हैं वो डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, इसको कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस कवर कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।